कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के मामले में नॉर्वे और अमेरिका जर्मनी से आगे क्यों हैं और कार्बन को कैसे कैद किया जाता है? दोनों देश तेल और गैस उद्योगों के तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाते हैं और वे CCS टेक्नोलॉजी यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज में भारी निवेश कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में हमारे हिस्से को नॉर्वे सरकार ने 80% फंडिंग दी है। नॉर्वे के ब्रेविक में हाइडेलबर्ग मटेरियल्स ने पिछले साल एक सीमेंट फैक्ट्री में बदलाव करना शुरू किया। वे फैक्ट्री के सामान्य काम को प्रभावित किए बिना वहां एक कार्बन कैप्चर प्लांट लगा रहे हैं। जर्मन कंपनी दुनिया का पहला नेट जीरो सीमेंट पेश करना चाहती है, जिसे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके बनाया जाएगा। ये कुछ इस तरह काम करेगा। एक औद्योगिक इकाई उत्सर्जित गैसों में से CO2 को अलग करके कैद कर लेती है। CO2 को तरल बनाकर स्टोरेज वाली जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर इसे पाइपलाइन के जरिए समुद्र तल से 3 किलोमीटर नीचे बलुआ पत्थर की गहरी संरचनाओं में डाल दिया जाता है। CO2 को जमीन पर भी स्टोर कर सकते हैं और ट्रक, रेल या पाइपलाइन से लाया और ले जाया जा सकता है। लेकिन कार्बन उत्सर्जन किए बिना सीमेंट बनाना इतना कठिन क्यों है? क्लिंकर सीमेंट का मुख्य हिस्सा है और उसे भट्टी में प्रोसेस करते समय चूना पत्थर से बहुत सारी CO2 निकलती है। ये यान टोइलिन हैं। इन्हें सीमेंट उद्योग में 30 साल का अनुभव है। हम सीमेंट में क्लिंकर की मात्रा कम करने का प्रयास करते हैं और ये लगातार कम किया जा रहा है। लेकिन इसकी भी एक सीमा है, क्योंकि अगर ये बहुत कम हुआ तो आपका सीमेंट काम करना बंद कर देगा। आपके पास ऐसा कंक्रीट नहीं होगा जो जरूरत के हिसाब से काम कर पाए। इसीलिए इसकी कुछ तकनीकी सीमाएं हैं। CCS टेक्नोलॉजी स्टील, केमिकल और सीमेंट उद्योग जैसे क्षेत्रों में उपयोग के लिए है, जिनमें कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन एक जर्मन कंपनी इसके लिए इतनी दूर नॉर्वे क्यों आई है? जवाब बहुत आसान है। जर्मनी में CCS तकनीक पर प्रतिबंध है। आर्थिक मामलों के मंत्री रॉबर्ट हाबेक इसे बदलना चाहते हैं। उन्होंने ब्रेविक का दौरा भी किया था। नॉर्वे ने 1996 में ही CCS तकनीक अपना ली थी। अब वे लॉन्गशिप प्रोजेक्ट में 1.5 अरब यूरो का निवेश कर रहे हैं। इसका मकसद ये दिखाना है कि फायदे में रहते हुए भी बड़ी मात्रा में कैप्चर किए गए कार्बन को सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करके समुद्र तल के नीचे पहुंचाया जा सकता है। मेरा मानना है कि बहस में वाकई बदलाव आया है। वो अपनी स्टोरेज क्षमता से पैसे कमाने के चलते CO2 में रुचि ले रहे हैं। ये फेलिक्स शेनुएट हैं। वे यूरोपीय जलवायु नीति का अध्ययन करते हैं। तो वो EU देशों से पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी CO2 निर्यात करना चाहते हैं? हमारे पास क्षमता है, हमारे पास तकनीक है। नॉर्दर्न लाइट्स भी लॉन्गशिप प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका मालिकाना हक शेल, टोटल एनर्जीज और एक्विनोर के पास है। इसकी नई CO2 स्टोरेज इकाई अभी 2024 में शुरू होनी है। इन कंपनियों ने नॉर्वे सरकार के साथ साझेदारी की है। उन्हें विकास के चरण और संचालन के शुरुआती 10 सालों के दौरान सब्सिडी मिलेगी। प्रोजेक्ट का लक्ष्य है रोजगार पैदा करना और कार्बन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में आकर्षक व्यवसाय। नई तकनीक से औद्योगिक साझेदार हाइडेलबर्ग मटेरियल को भी फायदा हो रहा है और काफी सब्सिडी भी मिल रही है, जो इसकी इकाई के विकास में मदद करेगी। नॉर्वे सरकार ने प्रोजेक्ट के हमारे हिस्से के लिए 80% फंडिंग दी है और पूरा निवेश दसियों करोड़ का है। हाइडेलबर्ग मटेरियल्स लगभग 140 इकाइयों का संचालन करता है। ब्रेविक उनमें से एक है। ये दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट निर्माताओं में शामिल है। वे 2030 तक लगभग 1.5 अरब यूरो के निवेश की योजना बना रहे हैं। ये निवेश अमेरिका में भी किया जाएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट कार्बन कैप्चर और स्टोरेज में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देता है। 2023 में सबसे ज्यादा CCS इकाइयों का निर्माण अमेरिका में हो रहा था। इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, चीन और नॉर्वे आते हैं। ये मैप पहले से चल रहे व्यावसायिक उद्यमों को दिखाता है, लेकिन कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के मामले में अमेरिका इतना आगे क्यों है? वो उस उत्सर्जन की चर्चा नहीं करते जिसे रोकना मुश्किल है, कम से कम उस तरह तो नहीं जैसे हम जर्मनी में करते हैं। इसीलिए अमेरिका में आप जीवाश्म ईंधन से निकली CO2 को भी जमीन के भीतर स्टोर कर सकते हैं। ज्यादा जानने के लिए एक बार इनहैंस्ड ऑयल रिकवरी टेक्नोलॉजी को देखते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में 50 सालों से ज्यादा समय से हो रहा है।
इसमें हाई प्रेशर CO2 को ऑयल फील्ड में डाला जाता है, जिससे जमीन के नीचे दबाव बढ़ जाता है। कच्चा तेल अधिक गाढ़ा हो जाता है और उसे ज्यादा आसानी से सतह तक लाया जा सकता है। लेकिन इसके खतरे क्या हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि उत्तरी सागर के नीचे लगभग 150 अरब टन CO2 स्टोर की जा सकती है। लेकिन इस इलाके में कई समुद्री सुरक्षा क्षेत्र भी हैं। ऐसे में अगर कोई लीकेज हुआ तो लीकेज भी हो सकता है और सबसे बड़ी समस्या शायद पुराने कुएं हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी सागर में लगभग 17,000 कुएं हैं, जिन्हें बहुत पहले और कुछ को तो पिछले दशकों में तेल और गैस की तलाश में खोदा गया था। ये पुराने और लावारिस कुएं CO2 लीकेज का एक रास्ता बन सकते हैं और इस बात पर विचार करने की जरूरत है। फिर से पूरी कहानी शॉर्ट में। नॉर्वे जैसे देश काफी समय से CCS पर काम कर रहे हैं। उनके पास बड़ी तकनीकी बढ़त है और वे CCS को बड़े स्तर पर सब्सिडी दे रहे हैं। बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका में भी ऐसा ही है। नॉर्वे और अमेरिका को उनके तेल और गैस उद्योग के ज्ञान का भी फायदा मिलता है। लेकिन एक बात पक्की है, ये टेक्नोलॉजी महंगी है और खतरों से खाली नहीं। जर्मनी ने अभी CCS को कानूनी मान्यता नहीं दी है और वो नॉर्वे को CO2 निर्यात कर सकता है। अंतिम बात ये कि तकनीक महंगी है और इसमें खतरे भी हैं।